डियर स्टूडेंट। तो अब आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने विंड एनर्जी सिस्टम पढ़ लिया। विंड एनर्जी में वोल्टेज डिप कैसे होता है, फॉल्ट राइड कैसे करता है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे ग्रिड कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड विंड फोटोवोल्टिक एनर्जी मैनेजमेंट। मतलब हमारा जो ये विंड फोटोवोल्टिक सिस्टम है, ये जब ग्रिड से कनेक्टेड होता है तो उस समय हमें एनर्जी को मैनेजमेंट करना है। अब एनर्जी मैनेजमेंट में हमारे सारे प्रोसेस आ जाएंगे, प्लानिंग प्रोसेस भी आ जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन आ जाएगा, उसके बाद कंट्रोल हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन का भी और इसकी डिमांड का भी। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं कि अगर हम अपनी ग्रिड को विंड या सोलर से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग क्या होगी, उसके बाद उसमें क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उसका ऑपरेशन कैसे होगा, उसके बाद उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी जो डिमांड है उनका कंट्रोल हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, एनर्जी मैनेजमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें करना क्या है, हम इसमें यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सिस्टम है वो क्या है, वो बेस्ट अकम्प्लिसमेंट है इस एडवांस कंट्रोल सिस्टम में। मतलब जो अपन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यूज़ करेंगे उसमें हम क्या करते हैं कि जो बेस्ट जो स्टोरेज सिस्टम है, देखिए अगर आप विंड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि विंड हमेशा ही फ्लो हो सकता है, वेदर पे डिपेंड करता है। तो वेदरिंग कंडीशंस अगर हमारी उस टाइम सही से फोरकास्ट नहीं हुई तो हमारा जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पे अगर हमारा आउटपुट है ही नहीं, विंड फ्लो ही नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से तो हमारे सिस्टम को शट डाउन हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम को एक लार्ज लेवल पे कनेक्ट करते हो, एक लार्ज यूटिलिटी ग्रिड में कनेक्ट करते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो उस रिलायबिलिटी के हाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस रिलायबिलिटी के हाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं क्या, स्टोरेज सिस्टम। और ये जो स्टोरेज सिस्टम है, ये जब आपके पास आपकी अवेलेबिलिटी ना हो उस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की, उस कंडीशन पे अपन इसको बैकअप को यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए जो हाइब्रिड मॉडल होता है वो बेस्ट होता है। जैसे फॉर सपोज हमने विंड और सोलर यूज़ किया। अब विंड और सोलर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर विंड की वजह से हमारा बेस पावर प्लांट है या बेस लोड जो है वो फुलफ़िल हो रहा है, तो हम सोलर को एज ए बैकअप यूज़ करेंगे। अब सोलर को जब अपन एज ए बैकअप यूज़ करेंगे तो जब विंड फ्लो नहीं होगी, मतलब जब सपोज विंड फ्लो नहीं हो रही है, उस कंडीशन पे सिस्टम की रिलायबिलिटी बनाए रखने के लिए हम सोलर को यूज़ कर लेते हैं। सोलर क्या करेगा, कंटिन्यूस पावर को फ्लो करा देगा। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो है वो मोस्ट रिसेंटली यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में क्या होता है कि बोथ डायरेक्शन में पावर फ्लो कंट्रोल होता है, साथ में हम लोकल या लोड सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर क्या करेंगे, स्टोरेज या बैकअप के रूप में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जो अगर हम ये तो जैसे स्टैंड अलोन सिस्टम की बात हुई कि आप विंड और जो सोलर यूज़ कर रहे हो उसको स्टैंड अलोन सिस्टम पे यूज़ करो। अब अगर हम बात करें हाइब्रिड सिस्टम की, अगर हाइब्रिड सिस्टम की बात करें, और हाइब्रिड में जैसे सपोज हमने सोलर और विंड की बात की, तो हाइब्रिड सिस्टम को जब अपन बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है क्या क्या होंगी, जैसे इसका वेरिएबल आउटपुट ड्यू टू द स्टोकेस्टिक नेचर ऑफ इनपुट। ऑब्वियसली हमारी ये क्या होती है, टेम्परेचर, वेदरिंग कंडीशन जो भी है, ह्यूमिडिटी हुआ, टेम्परेचर हुआ, अगर सन की बात कर रहे हैं तो सन का इरेडियंस हुआ, अगर विंड की बात कर रहे हैं तो विंड का स्पीड हुआ। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे सिस्टम के आउटपुट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इससे हमारी जो पावर की जो क्वालिटी है उसमें इश्यूज आते हैं। तो पावर क्वालिटी इशू आना, आउटपुट वोल्टेज का इस तरह से वेरी होना, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे चैलेंजेस हैं। इन सभी चैलेंजेस को दूर करने के लिए वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो, उसमें माइक्रो ग्रिड जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन है इन सभी प्रॉब्लम्स का। माइक्रो ग्रिड क्या प्रोवाइड करता है, माइक्रो ग्रिड क्या करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है जिससे आपका जो पावर सप्लाई जो होता है वो ग्रिड फेलियर में भी पावर की सप्लाई जो होती है वो ऑटोनोमस होती है। ठीक है, ग्रिड के फेलियर में भी। तो ये आपका ये है माइक्रो ग्रिड, ये प्रेजेंट सिनारियो में बेस्ट सॉल्यूशन के रूप में काम में आता है।
तो इस तरह से अगर अपन स्टोरेज के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो स्टोरेज में आप पीवी को यूज़ कर लीजिए, विंड को यूज़ कर लीजिए, हीट पंप यूज़ कर लीजिए, सी कंबाइंड हीट एंड पावर को यूज़ कर लीजिए, फ्यूल सेल्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, एनर्जी एफिशिएंसी जनरेशन को, एनर्जी स्टोरेज को, फ्यूल सेल्स को। आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है सारी एप्लीकेशन। अगर आपको स्टोरेज से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना है आप वो कर सकते हैं, अगर आप पीवी के रूप में उसे यूज़ करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो हाइब्रिड पावर सिस्टम होता है या विंड होता है या सोलर होता है, अगर स्टैंडर्ड लोन की बात करें या हाइब्रिड की बात करें तो इनकी एप्लीकेशंस भी होती हैं और इनके डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो इसके अलावा इसमें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड होता है उसमें कुछ सेफ्टी डिमांड्स रखी जाती हैं। तो ये हमारी कुछ सेफ्टी डिमांड्स हैं। फर्स्ट है शॉर्ट ट्रिप टाइम होना चाहिए। सेकंड है कि जो आपका फॉल्ट राइट जो है वो मोमेंट्री होना चाहिए। वोल्टेज राइट जो है वो कंसर्न होना चाहिए। प्रोटेक्शन का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर जो भी वर्कर आपके काम कर रहे हैं उनकी जो सेफ्टी है वो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग ट्रिप टाइम होना चाहिए। ये तो है आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड की सेफ्टी डिमांड। इसके अलावा अगर आप कोई बल्कि सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उस बल्कि सिस्टम की रिलायबिलिटी की क्या डिमांड है। फर्स्ट है आपका लॉन्ग ट्रिप टाइम होना चाहिए। सेकंड आपका जो फॉल्ट राइड है वो मोमेंट्री नहीं होना चाहिए। थर्ड आपका रिएक्टिव पावर सपोर्ट होना चाहिए। देखो अगर अपन सिस्टम को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उस वोल्टेज को बिल्डअप भी करना पड़ेगा, वापस से हमें उसी लेवल पर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बल्कि सिस्टम की रिलायबिलिटी डिमांड है और वो हमारी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सेफ्टी डिमांड है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका पेनिट्रेशन हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में दिन ब दिन बढ़ता जाए। यही हम चाहते हैं कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो क्या करें, उनकी जो डिमांड है या उनके थ्रू जो एनर्जी की जनरेशन है वो बढ़ती चली जाए। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनकी सिर्फ एडवांटेज ही नहीं होती है, उनकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। उनकी पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर आप लार्ज पेनिट्रेशन यूज़ कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का तो वो फ्रीक्वेंसी को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होएगी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो ये है कि आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो कभी भी बेस लोड प्लांट की तरह काम नहीं करते। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं वो हमेशा पीक लोड प्लांट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा ये वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन अगर ±5% है कंज्यूमर एंड पर है कस्टमर तो उतना तो ठीक है, कंसिडरेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा जब होता है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ा कि इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में कि उसमें वोल्टेज फ्लैक्चुएशन आ रहा है, वो बेस लोड की तरह काम नहीं करता है, या फिर जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होता है वो फ्रीक्वेंसी को डिग्रेड करता है, या वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रहा है मतलब उसमें कंटिन्यूस ऑसिलेशंस हो रहे हैं। इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक लगाई जाती है, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। जैसे अगर हम सोलर की बात करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग यूज़ किया जाता है। अब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या करेगा कि वो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना सोलर चलाइए, उससे क्या होगा आपके वेरिएशंस कम हो जाएंगे। वेरिएशंस कम हो जाएंगे तो आपका जो फ्लैक्चुएशन है वो कम हो जाएगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। चलिए उसके बाद आता है वेदर डिपेंडेंट वेरिएबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हमारे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं, सोलर हुआ, विंड हुआ, जियोथर्मल हुआ, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन पर हमारे जो वेदरिंग कंडीशंस होती हैं उनका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम पीवी की बात करें तो अगर फोटोवोल्टिक की बात करते हैं तो टेम्परेचर और इरेडियंस का इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। अगर विंड की बात करते हैं तो विंड की स्पीड जो है वो मोर इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये वेदर पे डिपेंडेंट वेरिएबिलिटी होती है जो क्या है हमारे सिस्टम के आउटपुट को वेरी करती है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि अगर हम किसी सोलर सेल की बात करें और अगर कोई पूरे दिन की अगर बात करते हैं और अगर कोई सोलर सेल अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है तो भी वो सिर्फ 70% डे लाइट को ही क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है,
अब जो वेरिएबल कंडीशन की हम बात करें कि भाई ठीक है, वेदर डिपेंडेंट कंडीशन से हमारी क्या क्या चीज़ें वेरी हो रही हैं। अब वेदर डिपेंडेंट कंडीशन की वजह से ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म, डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट टर्म, स्टेप चेंज, ऑटो कोरिलेशन, स्पैटियल कोरिलेशन, क्रॉस प्रेडिक्टेबल पैटर्न। मतलब अगर आपकी वेदरिंग कंडीशंस चेंज होती हैं तो आपकी ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये जितनी भी वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपने कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न तैयार करके रखा हुआ है अपने विंड जनरेशन के आउटपुट के लिए, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जब आपने प्रेडिक्टेबल पैटर्न तैयार करके रखा हुआ है, उस कंडीशन पे अगर आपकी वेदर कंडीशन चेंज हो गई तो आपका पैटर्न भी चेंज हो गया। ठीक है, अब और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। चलिए, अगर अपन हाइब्रिड की बात करें कि सोलर और विंड दोनों हमारे एक साथ कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन पे भी हमारी जो वेदरिंग कंडीशन है वो सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो वेदरिंग कंडीशन को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ ग्राफ देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये विंड सिस्टम के लिए है। ठीक है, इसमें आप आराम से देख सकते हो कि इसमें वाई एक्सिस पर, फर्स्ट ग्राफ में वाई एक्सिस पर ये टरबाइन टॉर्क है और एक्स एक्सिस पर हमारा टरबाइन की स्पीड है। अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पर पावर कोफिशिएंट है और इधर टाइम टिप स्पीड रेशियो है। इसमें आप इजीली कर सकते हैं ऑब्जर्व कि अगर टरबाइन की स्पीड बढ़ती है तो आपका टरबाइन का टॉर्क भी बढ़ता है। अब टरबाइन की स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, टरबाइन की स्पीड कितनी होगी, जितनी आपकी विंड की स्पीड होगी, क्योंकि आपके विंड में जितना पावर है वही तो आपकी टरबाइन की ब्लेड्स को फोर्स करता है रोटेट करने के लिए। तो टरबाइन की स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, और विंड स्पीड एक वेदरिंग कंडीशन है। तो जैसे जैसे टरबाइन की स्पीड बढ़ेगी आपका जो आउटपुट है वो भी आपका बढ़ता जाएगा, और अगर जितना कम होगा उतनी कम होती जाएगी। और ये जो ब्लैक से जो लाइन बनाई गई है ये क्या है, आपकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ग्राफ है उसमें आपको दिख रहा होगा कि पावर कोफिशिएंट और ये टिप स्पीड रेशो, ये भी कैसे है कि जैसे आपका टिप स्पीड रेशो बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पावर कोफिशिएंट जो है वो बढ़ेगा। तो ये तो बात हुई विंड की। अगर हम बात करें सोलर की, तो सोलर का देखिए, अगर हम सबसे पहले करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करें, और ये 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 800 और 600, ये क्या है आपका सोलर का इरेडियंस, कि हमने मान लिया कि 1000 जो है उस पर वो सबसे ज़्यादा दे रहा है। देखिए, किसी पर भी ज़रूरी नहीं है कि 1000 पर ही वो सबसे ज़्यादा देता है, लेकिन यहाँ पे हमने मान लिया है कि वो 1000 पर सबसे ज़्यादा दे रहा है। अब 1000 पे सबसे ज़्यादा दे रहा है, मान लीजिए इरेडियंस थोड़ा कम हो गई, धूप थोड़ी कम हुई, तो उसका इरेडियंस कितना हो गया, 800 वॉट पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद 600। तो जैसे जैसे इसके इरेडियंस में कमी आती जाती है वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ये तो था आई वी के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं बात करूँ पी और वी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए, जब मेरा इरेडियंस 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर था तब मेरी पावर मैक्सिमम थी। उसके बाद जब मेरा इरेडियंस 800 था तब पावर इतना था, और जब 600 था तब पावर इतना था। तो ये इससे भी साफ साफ दिख रहा है कि आपकी जो पावर है वो इरेडियंस के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब ये तो इरेडियंस के रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन अगर हम सोलर की बात कर रहे हैं तो उस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो ये टेम्परेचर का, तो सबसे पहले वही करंट और वोल्टेज का टेम्परेचर के साथ में, यहाँ हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। पहले टेम्परेचर 0 था, फिर 25, फिर 50, फिर 75। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हुआ है। ठीक, सिमिलरली जब अपन पावर और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो पावर है वो सबसे ज़्यादा था, उसके बाद 25 पर थोड़ा सा कम हुआ, 50 पर उससे थोड़ा कम, और 75 पर आपका जो ग्राफ है वो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किस तरह से हमारी वेदरिंग कंडीशंस जो हैं वो हमारे सोलर और हमारे विंड के आउटपुट पावर को अफेक्ट करती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।